स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 13/9/2015 के प्रथम पाली में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है और जितने भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें से आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से एक था। लाहौर अधिवेशन जो 1929 का हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसी मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया और इस आंदोलन का उद्देश्य था, कई उद्देश्य थे इस आंदोलन के, जैसे कि जो गैर कानूनी कार्य थे, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक का कानून बनाना था इसका उद्देश्य, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आदि करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य इतने सभी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर एनपीपी के क्या अभिप्राय हैं। तो आपको इसमें से एनपीपी का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का अभिप्राय है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एनपीपी का विस्तृत रूप नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। एनपीपी 2001 स्कीम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या 20% से नीचे लाना, टीके से रोके जाने वाले रोगों से सभी बच्चों की प्रतिरक्षित करना आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो कि कैबिनेट स्तर का होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है। किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं। प्रायः इन्हें मंत्री और सेक्रेटरी कहा जाता है। विपक्ष का नेता भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व होता है। यदि विपक्ष के किसी दल की कुल सीटों का 10% नहीं है, तो इस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। तो विपक्ष की जो सीट है वह 10% से कम नहीं होना चाहिए, 10% से ऊपर होना चाहिए, तभी वह जाकर के वह विपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो किस स्थान पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून में। रंगून में जो है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 तक था। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसी समय जो है कि अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया था और रंगून में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, 1857 की ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया तथा उन्हें रंगून भेज दिया और 1862 में ही रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया कि मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके बारे में जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली महारत्न
दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी है। भारत की कुल 19 तेल परिशोधिकाओं में से 10 इंडियन ऑयल के स्वामित्व के अधीन है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी अवशोषण करने का गुण क्या होता है? तो किसी पदार्थ का वायु से नमी अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्वेदन। प्रस्वेदन कहा जाता है। इसके बारे में जैसे देखिए यहाँ पर, रसायन शास्त्र में उच्छादन या फिर अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी अवशोषण करने का गुण प्रस्वेदन या फिर डेलिक्विस्केंस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विलयन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी इसमें से कहाँ पर स्थित होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणवर्ती राज्य तमिलनाडु में है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन का। दालें जो है कि प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। यहाँ पर दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। प्रोटीन अनेक स्वास्थ्य लाभ देती हैं, जैसे कि मांसपेशियों को ताकत देना, हड्डियाँ मजबूत होना, ऊतक की मरम्मत करना, प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करना इत्यादि। दूध, बादाम, सोयाबीन, दही, पनीर आदि के स्रोत आदि जो है कि प्रोटीन के स्रोत हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा व्यय। जो डिफेंस वाला व्यय होता है वह इसमें शामिल नहीं है, और बाकी जो तीनों हैं वह केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल हैं। देखिए यहाँ पर, केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के व्यय में राज्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय है। केंद्र सरकार लोक कल्याणकारी मदों पर अधिक व्यय करती है। अगला प्रश्न देखिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो किसके द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसके बारे में जैसे, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। पूर्वी बंगाल का नोआखाली जिला जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष प्रत्येक कार्यवाही दिवस की भेंट चढ़ा था। सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लोग द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर की गई थी। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में हिंदुओं का व्यापक कत्ले-आम हुआ था। तो इसमें देखिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें संविधान की आत्मा के रूप में किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके बारे में जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था, वह जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। और इसमें जो संशोधन किए गए थे प्रस्तावना में, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा है? इसमें ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। जो है कि फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है।
फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। यह आवर्त सारणी के 7वें समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। फ्लोरीन का रासायनिक चिन्ह F होता है तथा इसकी परमाणु संख्या 9 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि जैसे कोई ढालू सड़क है उस पर पत्थर को लुढ़काना आसान होता है, जबकि उसी पत्थर को ऊंचाई पर उठाना अधिक मतलब कि परेशानी होती है उसमें। तो क्या कारण होता है इसका? इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। पत्थर को आप आसानी से लुढ़का सकते हैं, जबकि यदि उसे ऊपर उठाना हो तो उसमें ज़्यादा बल लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय गमन क्या होता है? माइग्रेशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशों के बीच लोगों का संचलन। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाता है तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन। देशों के बीच में लोगों का संचलन क्या कहलाता है? माइग्रेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। इसमें देख लिए कि देशों के बीच लोगों का संचलन अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय गमन 2 स्तर पर होते हैं। पहला देखिए दिया है इमिग्रेशन, भारत से बाह्य देशों की ओर गमन करना। जैसे कोई व्यक्ति भारत से किसी दूसरे देश में जा रहा है तो उसको उत्प्रवास या फिर इमिग्रेशन कहेंगे। तथा दूसरा देखिए अप्रवास, इमिग्रेशन। इसमें देखिए कि बाह्य देशों से भारत की ओर गमन करना। कोई व्यक्ति यदि दूसरे देश से भारत में आ रहा है तो इसको अप्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन जनसंख्या परिवर्तन के सबसे जटिल अवयव में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह राम मेघालय। मेघालय में जो है कि जो मानसिंह राम स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मानसिंह राम मेघालय में दर्ज की गई है और मानसिंह राम में औसतम वर्षा जो होती है 1221 सेंटीमीटर होती है और मानसिंह राम में वर्ष भर वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिंह राम में ही होती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो आरबीसी में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। इसी पर जो है कि ऑक्सीजन चिपक जाते हैं और पूरे शरीर में जो है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। यह एक लवयुक्त प्रोटीन है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों से सांस के साथ बाहर कर देता है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक गतिविधियों में थकान एवं अक्षमता होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण इनमें से किसके मूल पाठ हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। इसके बारे में जैसे देखिए यहाँ पर, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण मूल पाठ है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा च्वयन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो जो चौरी चौरा घटना हुआ था वह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था।
इसके बारे में जैसे देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा ऐसी घटना है जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। घटना का कारण था पुलिस का आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना तथा सामान्य जन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। इस दिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया था। और जो चौरी चौरा घटना हुई थी वह गोरखपुर के पास एक जगह है, वहीं पर उसमें 22 से 23 पुलिसकर्मियों को बंद करके उसमें जला दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में देखिए यहाँ पर वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का पाठ होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। अतः संसद ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्य दिए थे, लेकिन जब संसद ने अपनी तरफ से 2 मूल कर्तव्य और जोड़े तो इस प्रकार से कुल कितना हो गया, उस समय 10 मूल कर्तव्य हो गए। और इस समय जो है कि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का सिद्धांत जो है कि रूस के संविधान से लिया गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। लोकसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। अगर राज्यसभा के लिए बात की जाए तो 30 वर्ष होती है राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। इसके बारे में जैसे देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 84 व लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताओं से संबंधित है। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और उच्च सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा में सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।